तो आज का पहला आर्टिकल है द कंटिन्यूइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेथ पेनल्टी। ये चर्चा में क्यों आया है? क्योंकि अभी जो ये कोलकाता में रेप हुआ था आरजीकर मेडिकल के अंदर, उसकी वजह से आया है। और जो अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड अमेंडमेंट बिल ये लेके आए 2024, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट लेके आई है, उसको लेके आया है। उसके अंदर बड़ी हार्श पनिशमेंट कर दी। जो हमने भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंदर जो नए बने हैं, और प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस 2012, इन सब में कैपिटल पनिशमेंट का प्रोविजन था। 2013 के अंदर जब ये हुआ था, निर्भया केस हुआ था, तो उसके बाद हमने इंट्रोड्यूस किया था कैपिटल पनिशमेंट को, हार्श कैपिटल पनिशमेंट। फिर दोबारा जब ये नए लॉ बने तो इसके अंदर भी हमने उनके प्रोविजन को डाल दिया, और अब यहाँ और हार्श कर दिया। तो अब ये सवाल उठ गया कि क्या कैपिटल पनिशमेंट देना इस चीज को कम करेगा, रेप को, इन सारी चीजों को जो सोसाइटी में हो रही है। तो बात ये उठी है। तो इसके अंदर अभी क्या है, ये वहां से पास नहीं हुआ है, क्योंकि गवर्नर ने क्या कर दिया, इसको प्रेसिडेंट के असेंट के लिए भेज दिया। जहां गवर्नर को थोड़ा सा खुद डिसीजन लेने में उसको थोड़ा संशय होता है, तो वो किसको फॉरवर्ड कर देता है, प्रेसिडेंट को। तो इस लॉ के लिए प्रेसिडेंट की असेंट जरूरी है। अब ये तो एक प्रोविजन ये देखा हमने। कैपिटल पनिशमेंट में यदि हम वर्ल्ड व्यू देखें तो बहुत सारे देश, लगभग 2/3 देश ऐसे हैं जो इसका समर्थन नहीं करते। कुछ देश हैं जो इसका बहुत पुरजोर समर्थन करते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया। उसमें 2022 के अंदर 81 लोगों को सामूहिक रूप से फांसी दी गई। ठीक है। ऐसे बांग्लादेश हो गया, हमारे अड़ोस पड़ोस के अंदर जो देश है समर्थन करते हैं, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, इनके अंदर कैपिटल पनिशमेंट है। लेकिन इंडिया में भी कैपिटल पनिशमेंट कितनी दी जाती है वो देखने वाली बात है। ठीक है। तो इसके अंदर एक आंकड़ा दे रखा है कि इंडिया के अंदर कितनी दी जाती है वो। तो हमारे यहाँ कितने ऑफेंस है पनिशेबल, 12 से 18 जो ऑफेंसेस है वो पनिशेबल है डेथ पेनल्टी के। ठीक है। अब यहाँ एक जो सबसे बड़ी बात है, एक मूवी आई थी, आपने देखा होगा, जय भीम। जय भीम जो मूवी आई थी उसके अंदर क्या दिखाया था कि जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में पकड़े गए हैं, छोटे मोटे, उसमें आदिवासी लोग हैं, दलित लोग हैं, उनकी खरीद फरोख्त हो रही है। खरीद फरोख्त कैसे हो रही है कि कहीं पुलिस उनको ले जा रही है छुट्टे के साथ, और दूसरे उसके अंदर मारपीट के उनको कबूल करा के उनको फिर इंप्लीमेंट कर रही है, जबकि उनका रोल नहीं है। ये कहानी ऐसे शुरू होती है, जय भीम के अंदर रियल स्टोरी दिखाई गई है। एक अपराधी है, छोटे मोटे जुर्म के अंदर उसको अंदर कर दिया गया है, वहां से दूसरा पुलिस स्टेशन वाले जेल से ही सीधे खरीद ले जाते हैं। उनको कितने कैदी को छोड़ रहे हो, उन पे आरोप मढ़कर दूसरे जो अनट्रेस हो जाते हैं, सरकार के ऊपर प्रेशर आता है, पुलिस के ऊपर प्रेशर आता है, तो इन ऐसे लोगों के ऊपर फिर वो आरोप डाल के, और वो बेचारे, उनको कोई पैरवी करने वाला नहीं होता, गरीब होते हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं होता, तो एक के बाद एक मुकदमे में उनको इम्प्लीमेंट करते चले जाते हैं। और फिर क्या हो जाता है कि इनका तो क्रिमिनल बैकग्राउंड है, वहां भी सजा में था, यहाँ भी सजा में था। ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं निर्दोष भी इसके अंदर फंसते हैं यहाँ। अब वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे आंकड़े ऐसे भी हैं, उन लोगों को फांसी दे दी गई जिनको बाद में निर्दोष पाया गया। उनकी जान से खेलने का अधिकार किसने दिया? तो ये सारी चीज करके एक जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो हमेशा इसकी वकालत करता है कि फांसी नहीं होनी चाहिए, और एक वर्ग है जो इसकी वकालत करता है कि फांसी होनी चाहिए। मैं अक्सर उदाहरण देता हूं कि फांसी होने या ना होने से अपराध की प्रवृत्ति पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसने अपराध करना है वो करे ही करेगा, उसको इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस आदमी को कानून का पता ही नहीं है, जिस आदमी को कानून का बोध ही नहीं है, वो कानून को समझेगा और कानून से डरेगा कैसे? सवाल यहाँ ये उठता है। तो ये जो रिफॉर्म है ये सोशलिस्ट रिफॉर्म होने चाहिए, सामाजिक तौर पे प्रयास होने चाहिए कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध ना हो, इसके लिए समाज को प्रयास करने चाहिए। मेरा मानना ये है, जैसे इस आर्टिकल में भी दे रखा है, कि आप क्या कर रहे हो, आप एक चीज को एंड तक पहुंचा के अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो रहे हो। मान लो स्कूल के अंदर कोई बच्चा शरारत करता है, किसी भी तरह की शरारत करता है, और मैं बजाय ये जानने के ये शरारत क्यों करता है, किस लिए करता है, इसका घर में बैकग्राउंड कैसा है, टीचर्स के साथ कैसा है,
इसके दोस्त कैसे हैं, इसको समझाऊं, उस जो सोबत है इसकी उससे बाहर निकालूं, संगति से बाहर निकालूं। एक तो ये प्रयास है। और दूसरे क्या है, उसने शरारत की, मैंने उसको पनिशमेंट दे दी, बात खत्म है। मेरे पनिशमेंट देने से वो सुधरेगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन क्या है, इस सारे प्रोसेस के अंदर मुझे मेहनत करनी है। आप समझ रहे हो बात? कौन से प्रोसेस के अंदर? उस बच्चे के बारे में इंडिविजुअल जानना, उस बच्चे को समझाना, उसकी परिस्थितियों को समझना, उसको उस परिस्थितियों से बाहर लेके आना। ये सारी चीजें कैसी हो गई? ये सारी चीजें इन्वॉल्व माई पर्सनल अटेंशन। मेरी पर्सनल अटेंशन भी चाहिए, केयर भी चाहिए, ठीक है, मेरा टाइम भी चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। और मैं क्या चाहता हूं, मैं ये सब नहीं देना चाहता। मैं सीधे क्या चाहता हूं, उसको पनिशमेंट दे दी और मेरी बात खत्म। इसने गलती करी, पनिशमेंट दे दी। सेम इज द थिंग इन दिस आर्टिकल ऑल्सो। इसके साथ भी ऐसा ही। हम क्या कर रहे हैं, समाज में जो ये घटनाएं हो रही हैं, ये क्यों हो रही हैं, उस पर फोकस करने की बजाय, कैसे इनको रोका जा सकता है उस पर फोकस करने की बजाय, औरतों को, महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराने की बजाय, इन चीजों की के प्रति जागरूकता फैलाने की बजाय, हम सीधे सीधे क्या कर रहे हैं, कैपिटल पनिशमेंट देके अपने उसे पीछे छुड़ा रहे हैं। सरकारें भी, पुलिस भी, जुडिशरी भी। रिफॉर्म्स की कहीं कोई बात नहीं है, सुधारों की कहीं कोई बात नहीं है। इस चीज को लेकर ये आर्टिकल है। दूसरा मैं अक्सर उदाहरण देता हूं इंग्लैंड का। इंग्लैंड के अंदर जब जेब कतरे बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, तो उन्होंने जेब कतरों के लिए कैपिटल पनिशमेंट कर दी कि यदि अब कोई जेब कतरा दूसरी बार पकड़ा जाएगा तो उसको फांसी की सजा दे दी जाएगी। लेकिन ऐसा होने से भी अपराध नहीं घटे। कारण क्या था? जो आदमी आज भूख से मर रहा है, वो कल की थोड़ी सोचेगा कल तेरे को फांसी लगेगी नहीं लगेगी, आज तो भूख से ही मर जाएगा। उसने तो चोरी करनी है, जेब काटनी काटनी है। तो जो ये आपराधिक प्रवृत्ति होती है, ये आपराधिक प्रवृत्ति यदि उस परिणाम को सोच ले तो अपराध ही ना हो। और फिर दूसरा क्या है, हमारी जो थ्योरी है, हमारी थ्योरी कैसी है, हम हमेशा दंड देते आए हैं, उसको एंजॉय करते आए हैं। राम ने रावण को मारा, एंजॉय किया। कृष्ण ने कंस को मारा, एंजॉय किया। हिरण्यकश्यप को मारा, एंजॉय किया। रिफॉर्म की बात हमारे अंदर नहीं है। हम इन सबको क्या समझते हैं, इनको खत्म कर देना, बस समाज का सुधार हो जाएगा। इनको खत्म करने से समाज का सुधार नहीं होगा। समाज के अंदर यू हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स, नॉट ओनली दीज, यू हैव टू चेंज द इमोशंस, you have to change the thinking, you have to change the thought process, you have to change the education। आज हमारी एजुकेशन कैसी हो गई? सीधी सीधी हो गई भी, ठीक है, बच्चा आए, क्लास अटेंड करे, मार्क्स ले, छुट्टी। प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट में क्या देखते हैं? कोई नहीं देखते। ये सारी चीजें, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो जा रहा है, कौन असेसमेंट करता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट की? सही कैरेक्टर सर्टिफिकेट में वही एक सेट फॉर्मेट होता है, सब ने वही भर के देना होता है। आप समझ रहे बात? तो यहां पर इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा है कि और देशों में क्या है, और क्या कैपिटल पनिशमेंट इन अपराधों को कम कर देगी या नहीं कर देगी। अब आप देखिए इसके अंदर 2023 से पहले की बात है। यहां 2019 के अंदर कितने थे कैपिटल पनिशमेंट के लिए? 378। और 2023 में 561 है, 561। बढ़े हैं तो आगे और भी बढ़ेंगे। तो इस चीज पे सोचना पड़ेगा। फिर एक बात और आती है, एक कहावत है इंग्लिश में कि एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। कि हर एक आज जो साधु बना खड़ा है, उसका भी एक अतीत रहा होगा। उसका अतीत कितना घिनौना हो सकता है। जैसे हम इनकी बात करें, श्रद्धानंद जी की बात करें, स्वामी श्रद्धानंद बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हुई है, लेकिन उनका अतीत शुरू में कैसा था? वो ड्रिंक भी करते थे, गलत संगत में थे, सारी चीजों में थे। तो इसका मतलब ये, क्या कोई ऐसा आदमी जो आज हरकतें कर रहा है इस तरह की, वो क्या कल बदल नहीं सकता? एक संभावना है ये। दूसरा, वाल्मीकि का, उंगली मार डाकू का, इनका इतिहास के अंदर हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं। यहाँ के जितने भी चंबल के डाकू थे, वो सारे जब उन्होंने ये काम छोड़ दिए, उसके बाद ईमानदारी के साथ उन्होंने अपना जीवन व्यापन किया। कोई सिक्योरिटी गार्ड लगा, कोई अन्य जगह लगा, ये सारे किए। फूलन देवी जो एक टाइम के अंदर जिसने बहुत सारे लोगों को मारा था, जिसके साथ पहले रेप हुआ था, रेप होने के बाद उसने जो रेपिस्ट थे उनको मारा था। मारने के बाद फिर वो सजा काट के आ गई थी, उसके बाद शी एंटर्ड इनटू पॉलिटिक्स, वो एमपी भी बनी। तो मतलब कहने का ये है, हर एक उसके अंदर संभावनाओं को हमें तलाशना चाहिए। और ये जो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि फांसी की सजा कब होनी चाहिए, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर,
मतलब अंतिम उसके अंदर होनी चाहिए। फांसी की सजा को एक मतलब एक चलन के अंदर नहीं ला सकते कि हर छोटे बड़े अपराध के लिए हमने फांसी की सजा देनी शुरू कर दी। तो ये आर्टिकल इस चीज को ध्यान में रखते हुए पढ़ लेना आप। तो इसके अंदर यही सारी बातें जो ऑलमोस्ट मैंने की है। ये एक इसके अंदर टर्म और आई, ये एक टर्म आई है यहां पर ये सेकंड पैराग्राफ में है, आप यहां देखोगे तो ये यहां पर है, ये यहां पर आ गई द रिकमेंडेशन। ये कह रहा है द रिकमेंडेशन मेड बाय जस्टिस वर्मा कमेटी आर्ग्यूड दैट द डेथ सेंटेंस does not necessarily act as a deterrent against crimes such as sexual offense including gang rapes। इन्होंने पूरा सर्वे कंडक्ट किया है, इनकी कमेटी ने ये कहा है कि इस चीज से कम नहीं होगा। फिर क्या कहा इन्होंने, however the union cabinet did not consider those recommendations, so if the objective behind the death penalty is not fulfilled, the carceral politics and sexual violence must be dismantled by infusing abolitionist feminism. A key concern is also to bring human right based language to masses, the majority of whom do not have access to it, and whose thoughts towards the death penalty are shaped by cultural and religious narratives. There must be abolitionist, feminist movement to refuse the death sentence and even life imprisonment without parole as response to sexual violence, including rape. This movement should seek to understand the work upon the social causes and cultural condition that led to violation against women and crime। ये कह रहा है, ये किस चीज की ओर इशारा कर रहा है, ये कह रहा है कि सामाजिकता ही इस चीज का अर्थ हो सकती है। घर में परिवार से संस्कार शुरू हो, समाज अपने दायित्व को निभाए, समाज सतर्क और सजग रहे, समाज इन चीजों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा अपनी भूमिका अदा करे, तो ही हो सकता है। सोशली किसी चीज को डिस्कार्ड करेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो चीज घट जाएगी, वो चीज बढ़े ही बढ़ेगी। और पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए, एक तरह से उनके रोष को खत्म करने के लिए सिर्फ एक काम कर दिया वहां बंगाल के अंदर, उठा के कैपिटल पनिशमेंट कर दी और हार्श लॉ बना दिया। लेकिन इससे पहले की स्टेज, ये घटना को रोकने के लिए हमने क्या किया है, प्रिवेंटिव स्टेप्स हमने क्या उठाए हैं, हमने और चीजें क्या की हैं, उनके लिए वी हैव टू बी मोर सजग अबाउट दैट ऑल्सो। ठीक है, तो उन सारी चीजों के ऊपर ये कर रही है, ये आप पढ़ लेना इसके अंदर। तो इसके अंदर देखो लास्ट इसके अंदर ये दे रहा है, यदि आप जाओगे इसके अंदर तो जो मैं बात कह रहा था वो ये है, यहां पे द कॉम्प्लेक्स इशू बट देयर मस्ट बी अ स्टार्ट, देयर नीड टू बी विक्टिम सेंटर प्रोसीजरल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड सम सॉर्ट ऑफ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो था, एजुकेट द सन एंड प्रोटेक्ट द डॉटर, इस तरह का भी होना चाहिए। जैसे ये चल रहा था कैंपेन, तो ये बच्चों को कौन बताएगा, policy initiative to eliminate the patriarchal notion of the honor of the family, community, and nation residing in female bodies and virginity, invisibility, and ignoring the problems mentioned above will make the abolition movement appear superficial, to say that least, and force from the top. The death penalty is the safest escape route from the accountability, as it does not burden the state with the hard work of reforming the police, prosecution, judiciary and supporting survivors। ये कह दिया, इसको क्या बता दिया, एस्केपिंग रूट बता दिया कि बस पनिशमेंट दो और छुट्टी करो। लेकिन वो चीज क्यों हो रही है उसके पीछे आप कोई भी मत करो, जुडिशियल सबको कह दिया ना इसने, तो कटघरे में खड़ा कर दिया। ये कह रहा है जो हार्ड वर्क होना चाहिए था उसको सेफ करने के लिए किन के द्वारा, पुलिस के द्वारा, प्रोसिक्यूशन के द्वारा, जुडिशरी के द्वारा, सपोर्टिंग सर्वाइवर्स के द्वारा, पुलिस के द्वारा, वहां जो हरिसमेंट कमेटीज जो बननी है उनके द्वारा, एजुकेशन के अंदर जो रिफॉर्म होने चाहिए, सोसाइटी के अंदर जो रिफॉर्म्स होने चाहिए इनको लेके, उससे आप बच जाते हो। a culture of utilizing existing research for an evidence-based informed policy making by the center and the state legislature need to be inculcated to avoid knee-jerk
populist reactions that lead to criminal injustice. Additional research need to be conducted on if and how the socio-religious background of the judge play the role in them awarding the death sentence. इसके ऊपर और आखिरी के अंदर एक लाइन आ रही है, फेमिनिस्ट आर्ग्यू दैट सेक्सुअल ऑफेंसेस आर मोर अबाउट पावर देन सेक्स। एक मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर इवोल्यूशन दिखा रखा था कि कैसे कैसे आदमी की शुरुआत हुई। आदमी की शुरुआत कैसे हुई है, पहले वो जंगलों में शिकार करता था, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सिविलाइज होता चला गया। उस सारी स्टेज के अंदर औरतों को पनिशमेंट देने का तरीका एक यही था कि औरत को बेइज्जत करो। बेइज्जत कैसे करो? आज भी एमपी में, यूपी में, राजस्थान में सबसे ज्यादा क्राइम होता है औरतों को लेकर। राजस्थान में सबसे ज्यादा, फिर यूपी में, फिर इनमें एमपी के अंदर। वहां क्या करते हैं, औरत को नंगा करके घुमाओ। ये क्या है, इसके अगेंस्ट सोसाइटी क्यों नहीं खड़ी होती कि चार आदमी कैसे हिम्मत कर लेते हैं अपनी पावर दिखाने के लिए, अपनी दबंगई दिखाने के लिए औरत को टारगेट क्यों करते हैं? आदमी के साथ क्यों नहीं करते? उसके हस्बैंड के साथ करे जो करना है, उस औरत को क्यों टारगेट कर रहे हैं? ये चीजें समाज के अंदर जागरूकता लाने की जरूरत है। तो ये जो आर्टिकल कह रहा है, ये बहुत ही शानदार आर्टिकल इन्होंने लिखा है। ये कह रहे हैं कि समाज, जुडिशरी, प्रोसिक्यूशन, पुलिस सब अपना पल्ला झाड़ने के लिए कह दिया कि भाई इसको पकड़ो, इस दरिंदे को, दरिंदा है, ये राक्षस है, ये वैसी है, ये है, वो है, इसको अनेकों नाम दो, इसको फांसी लगाओ और छुट्टी करो। फांसियां होती रहेंगी, समाज नहीं सुधरने वाला, और ज्यादा होंगी। जब से ये हार्श पनिशमेंट हुई है तब से मारने लग गए कि बच जाएगी तो ये गवाही दे सकती है, और एक क्राइम बढ़ गया। तो इन सारी चीजों के लिए जब तक हम ये नहीं सोचेंगे, औरतों के प्रति रुख नहीं बदलेगा हमारा। हम पावर दिखाने के लिए लाइन जो लिखी है बहुत अच्छी लिखी है, द सेक्सुअल ऑफेंसेस आर मोर अबाउट पावर देन सेक्स। अपनी दबंगई दिखाने के लिए ये सारा किया जाता है। एक औरत को चुप कराने के लिए इससे बेटर कोई तरीका इनकी समझ में नहीं आता, लेकिन यही इनह्यूमन है, समझाना तो ये पड़ेगा ना। ठीक है, तो ये आर्टिकल पढ़ लेना, मोटी मोटी चीजें मैंने डिस्कस कर ली। ठीक है, दूसरा, डेमोग्राफिक एडवांटेज इंडियन इकोनॉमीज स्वीट स्पॉट। ये डेमोग्राफी का मतलब क्या है यहां? तो डेमोग्राफी है स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एज हाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज ओवर टाइम। किसी भी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? पहले खेती करते थे, बाद में कुछ और करने शुरू कर दिए, एजुकेशन का लेवल क्या है, लोगों की मूवमेंट कैसी है, किस तरह का व्यापार कर रहे हैं, ये सारी चीज डेमोग्राफी उसमें आ जाती है। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट क्यों है? ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट क्यों इसलिए है कि आज की तारीख में डेमोग्राफिक जो डिविडेंट है, डिविडेंट ये होता है डेमोग्राफिक, वो पॉपुलेशन जो कमाती है। ठीक है, समझ में आ गया? डेमोग्राफिक डिविडेंड, अरे आ गया तो बोलो, हाँ तो फिर हाँ ना तो बोलो कुछ। ठीक है, तो डेमोग्राफिक इसके अंदर क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि 28 साल जो है कि लोग 63% जो हमारे पास है वो यूथ है, 63 से 65%। और उसके अंदर सबसे जरूरी बात क्या है कि 55.2% 22 के अंदर वो सिर्फ काम कर रहा है, बाकी के हम पोटेंशियल को टैप नहीं कर पा रहे। तो ये सारा जो आर्टिकल है ये किसके ऊपर बेस है? ये कह रहा है कि 45% लोग इसके अंदर से वो किस में कर रहे हैं? एग्रीकल्चर के अंदर काम कर रहे हैं, खेती का काम कर रहे हैं। लेकिन खेती से जीडीपी में हमें हेल्प कितनी मिल रही है? केवल 18% मिल रही है। तो यानी कि 45% लोग, या तो हम उन 45% लोगों की आय बढ़ाएं, वहां पर उनकी यूटिलाइजेशन हो ना। आप सोचो कितनी बड़ी पॉपुलेशन है जो खेती के अंदर है, लेकिन जीडीपी में उनका योगदान केवल 18% है, तो देश पीछे जा रहा है ना। यदि यहां से इनके योगदान को हम बढ़ा दें 25%, 30%, और ये सारी जो कवायद थी पिछले दिनों 3 कृषि कानून बनाने की, और ये सारी एमएसपी को बढ़ाने की, और स्किल डेवलपमेंट की, ये सारी चीजें किस लिए हैं? ये सारी चीजें इसलिए हैं ताकि इसके अंदर इस जीडीपी को बढ़ाया जा सके। जो 45% हमारी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन नहीं, ये वर्किंग क्लास जो हमारी है, जो मजदूरी के तौर पे अनस्किल्ड पे तौर पे काम कर रही है, उसको स्किल्ड बनाना पहली बात, उसको खेती के प्रति जागरूक करना,
दूसरी बात, खेती के आधुनिक तरीके, और क्रॉप कौन कौन से कैश क्रॉप है वो बदलना। जो रूटीन क्रॉप है ना, बाजरा, ज्वार, गेहूं, धान, इनसे अलावा इनसे बाहर निकल के भी सोचना। थोड़ा खेती को कैसे लेना है, खेती को एज अ बिजनेस लेना है। और बिजनेस का मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट। बिजनेस के अंदर लोग दिमाग भी इन्वेस्ट करते हैं, पॉलिसीज भी बना के चलते हैं, उसके अंदर और सारी चीजें, पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। गवर्नमेंट लोन भी दे रही है, सारी चीजें कर रही है, लेकिन उसका आउटपुट नहीं आ पा रहा। तो एक तो मेन ये है इसके अंदर। और दूसरा, इसी के अंदर आप देखो, ये इसी आर्टिकल के अंदर यहाँ नीचे द सेंटर, यहाँ the center effort to give a boost to manufacturing sector is generally viewed from the angle of untenable for 45% of the workforce of the employment in agriculture sector, which accounts only for 18% of GDP, while taking step to enhance agriculture productivity. ये हमें करना है. We must not forget those who are engaged in unorganized and non-agriculture sectors, but 19% of workforce, which are highly fragmented and suffer from low productivity. और इसके अंदर से भी क्या है, 55% बच गई, उसके अंदर से 19% कैसी है? फ्रेगमेंटेड, यानी कि उसको कुछ नहीं पता, उसको यहाँ मजदूरी मिल गई, यहाँ काम कर लिया, दूसरी जगह मजदूरी मिल गई, वहां काम कर लिया। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? वी हैव टू फोकस ऑन स्किल वर्किंग। और ये हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसके अंदर यही लाया गया है। उसके अंदर आपको जो रेगुलर आपकी एजुकेशन है, उसके साथ साथ क्या डाला है उसके अंदर? उसके अंदर स्किल ट्रेनिंग डाली है, ताकि आप जिस समय भी पढ़ाई छोड़े, उस समय आप किसी न किसी चीज के अंदर सक्षम हो, कुछ ना कुछ करने में, आप ऑर्डिनरी लेबर होके ना रह जाए। अब आपने देखा होगा ना, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि ग्रुप डी की वैकेंसीज है, चपरासी के लिए पीएचडी नहीं भर रखा है, डॉक्टरेट लोगों ने भर रखा है, जिन्हें पीएचडी कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएट है उनने भर रखा है, साइंस ग्रेजुएट्स ने भर रखा है। तो ये किस लिए है? क्योंकि हम केवल पढ़ाई तक सीमित रह गए। अब वो भी अनस्किल्ड है, पीएचडी करने के बाद भी एक आदमी उसी कैटेगरी में है जो चपरासी की नौकरी ले रहा है, तो फायदा क्या हुआ फिर उस पढ़ाई का? तो हमने ना तो उस एजुकेशन का यूटिलाइजेशन किया। स्वामी विवेकानंद बहुत अच्छी बात कहते हैं, ये बोले वो एजुकेशन बेकार है, दैट एजुकेशन इज यूजलेस। कौन सी? जो आपको 2 वक्त की रोटी कमाने का कॉन्फिडेंस ना दे सके, बेकार है। आप पीएचडी करने के बाद भी आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया कि आप 2 वक्त की रोटी कमा सको, आपको उसके लिए अपने स्टैंडर्ड को डाउन करना पड़ रहा है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? 10th पास। एक 10th पास की क्वालिफिकेशन के लिए पीएचडी वाला यदि अप्लाई करता है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? देश का भी, उसका भी, उस व्यक्ति का भी। हमारे एजुकेशन सिस्टम पे भी चोट है। ये किस तरह का एजुकेशन सिस्टम है? तो उन सारी चीजों पे क्वेश्चन मार्क खड़ा कर। तो यहाँ जो ये कहना चाह रहे हैं कि इसके अंदर स्किल जो है, स्किल और क्रिटिकल थिंकिंग। अब इसके अंदर ये अगले पैराग्राफ पे आ जाओ आप, ये यहाँ पर देखो, ये सेकंड पैराग्राफ लास्ट का, द एम्फेसिस ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ऑन फाउंडेशनल स्किल एज वेल एज हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल्स एंड क्रिटिकल थिंकिंग्स इज अ गुड स्टेप, बट in a constantly changing world the document must be reviewed periodically and updated। और ये सारी अपडेट होना चाहिए। इतने दिनों से हमारा एजुकेशन सिस्टम में कोई सुधार ही नहीं है, एजुकेशन सिस्टम के अंदर कोई वही परंपरागत चला आ रहा है। अब चेंज कर दिया तो अब भी देयर इज ए क्लैश। कुछ दिनों पहले आपने देखा तमिलनाडु गवर्नमेंट इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो अपनी ही चला रही है और वो केंद्र के ऊपर आरोप लगा रही है, केंद्र हमें फंड रिलीज नहीं कर रहा। केंद्र फंड तो जब रिलीज करेगा ना, जब इसको आप इंप्लीमेंट करोगे, तो उस चीज को लेकर। तो ये आप देख लेना आगे। फिर इसके अंदर एक और बोला है, इसके अंदर इंपैक्ट ऑफ एआई एंड एमएल, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, इन दोनों के अंदर क्या क्या कह रहे हैं ये। तो लास्ट पैराग्राफ देखो इसी के अंदर आप, ये उस चीज से बाहर निकालने की बात हो रही है। फर्दर अकॉर्डिंग टू नेस्कॉम, इंडिया ऑलरेडी has the second largest talent pool globally in the field, but the current gap between the demand and supply is 51%, which is projected to widen. Though very niche, it is the opportunity which should not be missed। ये कह रहे हैं कि हालांकि हम दूसरे नंबर पे हैं एआई का और एमएल का यूज करने के लिए, लेकिन फिर भी गैप कितना है,
उसकी यूटिलाइजेशन में उसके अंदर 51% का। उस गैप को भी जब हम कम कर देंगे तो हम इसका भी फायदा उठा पाएंगे। गेनफुली एम्प्लॉइंग अ लार्ज यंग एंड एस्पिरेशनल पॉपुलेशन इज नॉट इजी, but it is far better challenge to have than dealing with a aging one with the attendant economy and societal implications. India is in a sweet spot and must employ a holistic approach to create a talent pool so as to harness its demographic dividend for the benefit of the world at large. अपना अपना नहीं, पूरे विश्व के लेवल पर हमें जाना चाहिए। वो कह रहा है कि जितनी पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन क्या होती है, एडेप्टेड होती है, सीखने की उसके अंदर क्षमता ज्यादा होती है। एक 70 साल के बुजुर्ग को यदि आप कंप्यूटर की बात करोगे, इनकी बात करोगे, जो उस एज से नहीं गुजरा, तो वो क्या करेगा? वो रिजेक्ट कर देगा उस बात को। वो कहेगा मुझे अब सीख क्या करना है, मेरी समझ में नहीं आता, इस टेक्नोलॉजी से मैं क्या नहीं हूं, वाकिफ नहीं हूं। ठीक है, तो ये सारी बातें आएंगी उसकी। लेकिन एक बच्चा है, वो कहीं ज्यादा स्मार्ट है, स्मार्ट टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए, तो हमें उसका भी यूज करना चाहिए। जैसे अग्निवीर जो योजना थी, वो क्यों लाई गई थी? उसका भी रीजन यही था कि नए बच्चों को यदि हम टैप करेंगे, दे आर मच मोर एडवांस। एक आदमी जिसको हमने आज भर्ती किया है, जो आज 50 साल की एज के अंदर है, पुरानी टेक्नोलॉजी से में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, और एक नया बच्चा है, तो यदि हम उनको रिप्लेस करते हैं तो हमारी फोर्स एडवांस होती है, हमारे पास यूथ ज़्यादा मिलते हैं, हमारी जो आर्मी की एज है वो कम होती है, एवरेज एज 24-25। तो ये भी उसी चीज़ को ध्यान में रख के किया गया। तो ठीक है, तो डेमोग्राफिक एडवांटेज ये है कि हर एक यूथ को कहाँ तक लेके जाना है, हमें स्किल ट्रेनिंग तक लेके जाना है, कुछ ना कुछ वो सीखे, एआई से और एमएल से उनको वाकिफ कराना है, ताकि उसकी यूटिलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। जो अनटैप्ड पोटेंशियल है, जैसे एग्रीकल्चर के अंदर बता रहे हैं 45% लोग जो काम कर रहे हैं, उनको भी स्किल के माध्यम से एग्रीकल्चर में या दूसरी जगह शिफ्ट करना है। तो इन सारी चीज़ों फोकस करेंगे तो हम वर्ल्ड की जो सबसे यूथ पॉपुलेशन इंडिया के पास है, उसके पोटेंशियल को टैप कर पाएंगे, और हम जीडीपी को भी बढ़ा पाएंगे और खुद भी आगे बढ़ पाएंगे। ये ठीक है। अगला एक आर्टिकल है, इसके अंदर द क्लाइमेट क्राइसिस एजेंडा रिमेन्स अर्जेंट। ठीक है, ये हम 2-3 दिन से डिस्कस करते आ रहे हैं, पिछले उसमें भी। ठीक है, इसके अंदर ये क्या कह रहा है, एक इसके अंदर जो नई बात आई है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये कह रहे हैं जो बढ़ता हुआ टेम्परेचर है, यदि 1.5 से 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है, ये कह रहे हैं ये बढ़े ही बढ़ेगा। यदि ये 1.5 से 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो पिछली बार भी हमने कही थी कि बहुत सारी प्रजातियां ही लुप्त हो रही हैं, वो तो एक अलग बात है। गेहूं की और अलग जो अनाज है, उन सब की प्रोडक्शन डाउन आ जाएगी। 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से गेहूं नहीं होगा, खाओगे क्या? तो इतने अलार्मिंग सिग्नल है। बहुत सारे जो अनाज हैं वो 2-3 डिग्री के फर्क से ही हो जाएंगे। अब ये कह रहे हैं कि इस चीज के लिए जो रिस्क है, इसके लिए एक बात और उन्होंने कही है, इसके अंदर एक मीथेन गैस का बात कर रखी है, मीथेन की। मीथेन इमिशन है जो, वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। और मीथेन इमिशन कहां से हो रहा है? हम यहां जितना पाल रहे हैं, पशुपालन हो रहा है हमारा। पशुपालन किस किस चीज के लिए हो रहा है? पोल्ट्री के लिए हो रहा है, मीट के लिए हो रहा है, ठीक है, और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स के लिए हो रहा है, दूध वगैरह के लिए, इनके लिए हो रहा है, ठीक है। और बहुत सारी गाय आप देख रहे हो, जहां भी देखोगे गाय सड़कों पे घूमती हुई मिलेंगी। जो ये गोबर है, वो गाय का गोबर नहीं, हम भी जो स्टूल पास करते हैं उसमें भी सबके अंदर मीथेन होती है। और ऐसा सर्वे आया है कि जहां भी गौशालाएं हैं, 15-15, 2-2 हजार गायों की गौशाला है, वो दूध वगैरह तो देती नहीं है, वो डिस्कार्डेड गाय है, जिनको छोड़ दिया गया है, सड़कों से उठा के गौशाला के अंदर ले गए, वही खर्चा बढ़ रहा है। यदि गवर्नमेंट उसको 2000 गौ की एक गौशाला जो है, उसके गोबर का यूटिलाइजेशन कर लेती है, तो आपके पास मीथेन गैस एज ए फ्यूल उपलब्ध हो जाएगी। तो आपका दोनों एनवायरमेंट पॉल्यूशन से भी बच गए और फ्यूल का जरिया भी मिल गया। आप उससे जनरेटर चला सकते हो। आप घर के अंदर गोबर गैस, आपने देखा होगा गांव के अंदर छोटे छोटे गोबर गैस प्लांट लगे हुए हैं, घर की गैस की पूर्ति कर देते हैं वो।
तो उससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हो, उससे आप एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हो, और उसको गैस के तौर पे आप उसको यूज भी कर सकते हो। तो बर्निंग गैस के तौर पे भी मीथेन का ये एक दो जगह ही हम कर पाए, हर जगह नहीं कर पाए। लेकिन गौशालाएं नॉर्थ इंडिया में तो बहुत सारी गौशालाएं हैं, हर शहर के पास अपनी एक दो गौशाला है, लेकिन हम उसको टैप नहीं कर पा रहे। दूसरी बड़ी दिक्कत क्या है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे जैसे हो रहा है, उनका भी आउटपुट आ रहा है, पॉल्यूशन निकाल रही है वो भी सारी। कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जो पॉल्यूशन नहीं निकाल रही है, हर एक कुछ ना कुछ निकालेगी। जब कोई चीज मैन्युफैक्चर करेगी तो कूड़ा तो निकले ही निकलेगा, ये तो पक्का है। अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है। तीसरा, हर चीज कैसे जा रही है, आपकी पैक्ट उसमें जा रही है। आजकल ऑनलाइन जो है शॉपिंग का चला है, जो प्रोडक्ट आ रहे हैं वो सारे कैसे आ रहे हैं, पैकेट फॉर्म में आ रहे हैं। उनकी जो पैकिंग है उसको भी डिस्पोज ऑफ करना बहुत भारी है। जितने ये आ रहे हैं, अभी हमने थर्मोकोल तो बैन कर दिया, लेकिन थर्मोकोल की बजाय और चीजें हो गई। तो उन सब का यूटिलाइजेशन करना, उन सब से क्या किया जा सकता है, वेस्ट मैनेजमेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मीथेन गैस का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है। इनके अंदर कितनी मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, इसका आप अंदाजा इस बात से लगा लोगे कि जब भी शिविर के अंदर कोई भी उतरता है, सुना होगा ना कि 2 मजदूर उतरे सफाई के लिए, मर गए 3, कितनी जहरीली गैस है ये। आप सोचो खुले में जो कूड़ा पड़ा है वो कितना घातक है। ये धीमा जहर है जो हमें दिया जा रहा है। उस चीज को लेकर सतर्क होना है। तो ये बहुत दिन से चल रहा था, तो इसके अंदर CO2 इमिशन से ज्यादा घातक इन्होंने ये बता दिया। अब इसके अंदर आप आ जाओ, इसी के अंदर एक यहां आ जाओ, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन मार्केट्स। कार्बन मार्केट्स विल हेल्प incentivize reduction of GHGs by offering financial reward for current emission to keep global temperature from rising from 1.5 to 2 degree. The global GHG emissions need to be reduced by at least 43%. खतरा क्या है, ये कह रहे हैं कि यदि 1.5 से 2 डिग्री बढ़ जाएगा, तो साइंटिस्ट चेता रहे हैं। ग्लोबल मीट हुई थी, उसके अंदर भी ये बात कही थी कि 2 डिग्री बढ़ने का मतलब क्या है, कितने लोग मर जाएंगे, कितने जनजातियां कह रहा हूं, ये प्रजातियां खत्म हो जाएंगी, कितने पौधे खत्म हो जाएंगे, इसका क्या क्या इफेक्ट आएगा, आदमी की एज कम हो जाएगी, मरने शुरू हो जाएंगे बहुत सारे लोग इतने। तो ये कह रहे हैं कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये जो इमिशन है इसको कितने % कम करना पड़ेगा, 43% कम करना पड़ेगा। और अभी तो बढ़ता जा रहा है, कम करने की तो हम सोच ही नहीं सकते। तो उस पे कार्बन मार्केट विल प्ले अ क्रिटिकल रोल इन ड्राइविंग दीज रिडक्शंस। इंडिया एम टू लॉन्च द इंडियन कार्बन मार्केट इज in 2026. This could help in achieving its national determined contribution goals and potentially become the world's latest emission trading system by 2030. A well-developed carbon market in India could avoid $35 trillion in climate related cost over the next 15 years. और इसके अंदर वो सारी चीजें हो ही रही हैं जो हम आगे चल रहे हैं, सोलर एनर्जी को यूज कर रहे हैं, इन सारी चीजों को यूज कर रहे हैं, वो सारी चीजें। और इसका फर्क भी पड़ता है। दिल्ली के अंदर जब पहले हम जाते थे, जिस समय CNG की बसेस नहीं थी, घर आते थे तो सारी आंखें लाल होती थी, इतना पॉल्यूशन होता था, धुआं इतना निकलता था। उसके बाद CNG आने से बहुत हद तक कम हुआ है, और CNG के बाद अब इलेक्ट्रिक बसेस आने से और भी कम हुआ। तो इन सारी चीजों के ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। और दूसरा इन्होंने इंपॉर्टेंट क्या बताया है, लास्ट पैराग्राफ देखो इसका। ये कह रहे हैं द मिस्ड अपॉर्चुनिटी इन 2024 लोकसभा इलेक्शन लार्जली इग्नोर्ड द एस्केलेटिंग क्लाइमेट क्राइसिस डिस्पाइट इट्स इंक्लूजन इन वोटर डिमांड्स। वोटर जब सर्वे होता है ना कि वोटर्स की डिमांड क्या है, कुछ ने कहा बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कुछ ने कहा नौकरी चाहिए, कुछ ने कहा बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए। बहुत सारे वोटर्स ने इसके ऊपर भी सरकार को चेताया था कि इसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए, हम उस सरकार को वोट देंगे जो क्लाइमेट कंट्रोल करेगी, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कोई स्टेप्स उठाएगी उस पे। पार्टी कमिटमेंट्स टू क्लाइमेट एक्शन वर ग्रॉसली इनएडुकेट। दिस नेग्लेक्ट कम्स एट द टाइम व्हेन द टेम्परेचर अक्रॉस द कंट्री आर एट द ऑल टाइम हाई। इस बार गर्मी खूब पड़ी है, ये देखा भी है। लो वोटर टर्नआउट
was attributed to searing heat waves across the country। और एक कारण वोट कम आने का, वोट कम पड़ने का कारण भी ये है, लू चल रही थी उस समय, तो वो भी था। Rising unemployment, farming crisis, and high living cost keep the poor focused on survival, depending inequality. Unlike the West, the lack of Green Party and the sustainability discourse feel disconnected from ordinary citizens' reality. Climate progressive leadership will need to relentlessly work for the environmentally better India. This means pushing beyond mere tokenism and integrating climate action into the core of politics agenda। कि जब तक पॉलिटिक्स एजेंडा में अभी क्या चल रहे हैं, फ्री बिजली दे दो, फ्री पानी दे दो, 1,000 रुपया फ्री दे दो, इनको ये दे दो, फ्री की रेवड़ियां जो बट रही हैं उन पे सारा फोकस है, इन चीजों पे नहीं है कि फ्री का इनको दे दोगे तो इन चीजों पे काम कब करोगे, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए गवर्नमेंट को हार्श कदम उठाने पड़ेंगे, अपनी सरकार की चिंता किए बिना पूरे एनवायरनमेंट की चिंता करनी पड़ेगी। ठीक है।